तो स्टेशनरी वेव्स को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस बार कंडीशन चेंज है। वन एंड ओपन एंड वन क्लोज। तो जैसे आपके पास फ्लूइड और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनमें भी यही सिनेरियो होता है कि उसमें कभी कभार ऐसा आपने देखा है कि एक साइड ब्लॉक होती है और होल्स बनाए हुए होते हैं उसमें। तो उसमें भी आपको डिफरेंट आउटपुट्स मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी हम सेम चेंजेस करेंगे कि एक बार लेंथ चेंज कर दी, एक बार फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी। ठीक है। तो पहले हम स्टेशनरी वेव्स देखते हैं, वन एंड ओपन वन एंड क्लोज में। लेकिन कंडीशन क्या होगी? चेंजिंग लेंथ। तो अगर हम चेंजिंग लेंथ की बात करते हैं यहाँ पर, तो लेंथ चेंज करने का मतलब है जैसे आपके पास एक पाइप है, हॉलो, और उसे आप कवर कर सकते हो। ठीक है। आपने क्या किया, उसमें सैंड फिल करना शुरू की। जैसे पहले वो कंप्लीटली खाली था, तो आपको लेंथ ज़्यादा मिली। उसके बाद आपने क्या किया, उसमें सैंड फिल कर दी। अब उसका जो लेंथ है वो कम हो गई, क्योंकि आधे में सैंड आ गई और बाकी खाली पाइप है, एम्प्टी है। फिर आपने और भरी और भरी, इस तरह से क्या हो रहा है, आप उसकी लेंथ को चेंज करते जा रहे हो। ठीक है। जी। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास तीन डिफरेंट लेंथ्स आ जाए यहाँ पर, इस तरह से। ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशंस इस तरह से चेंज कर सकते हैं हम, जैसे इनिशियली छोटी लेंथ से स्टार्ट किया फॉर एग्जांपल। ठीक है। अब छोटी लेंथ से स्टार्ट करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो वेव जनरेट होगी, वो लेट सपोज ऐसी जनरेट हो रही है। सही है। इस तरह से। तो ये बन गया नॉड, और ये बन गया एंटी नोड। अच्छा, अब ये वेव देखकर आप सिंपल ये कह सकते हो कि ये तो हाफ से भी हाफ वेव बन रही है बस। राइट। तो इसका यस सर। मतलब ये हुआ कि ये वेवलेंथ बाय 4 हो जाएगी। इसकी वेवलेंथ, मतलब ये क्वार्टर वेवलेंथ है। जी। अब उसके बाद आपने क्या किया, आपने लेंथ को करना है चेंज, और लेंथ को इतना चेंज करना है कि आपके पास अब पहले से थोड़ी सी ज्यादा वेव्स बन जाए। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से। ठीक है। अब ये आ गया आपके पास लेंथ। अब इसमें ये एंटी नोड, ये एंटी नोड, एक नोड, दो नोड। तो इस बार क्या हो रहा है कि नोड एंटी नोड एक जितने बन रहे हैं, पहले अलग अलग बन रहे थे क्वांटिटी में। तो ये जी। नोड है और ये भी। तो इस बार दो नोड्स हैं। तो बाकी आपने से ब्लॉक कर दिया। ठीक है। बाकी एरियाज में अवेलेबल नहीं है, वो ब्लॉक है। फर्दर आपने इसे और इंक्रीज करना चाहा, आपने इसमें 2.5 लूप्स बना दिए। थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इसे हम इस तरह से बना देते हैं, और ये हो जाएगा इस तरह से। और एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड। ठीक है। तीन एंटी नोड, और इसी तरह से वन, टू और थ्री, तीन नोड्स आ गए। ठीक है। जी सर। ये आपके पास हो गई इस तरह से। अच्छा, अब आप दूसरी डायग्राम में अगर देखो, तो पहली डायग्राम में हमने लिखा था कि ये क्वार्टर वेव बन रही है, और दूसरी डायग्राम में अगर आप देखो तो उसमें तीन क्वार्टर वेव्स बन रही है। ठीक है। मतलब अगर आप इसे बीच में से इस तरह से कट डाउन कर दो, तो आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। और लास्ट वाले में भी इस तरह से काउंटिंग करोगे, तो इससे आप जैसे ब्रेक डाउन करते हो,
ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो 1 2 3 4 5, 5 λ/4। सही है, क्योंकि कंप्लीट क्रस्ट बन नहीं रहा उसमें। ठीक है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ होता है। तो अगर एक क्रस्ट बनेगा तो हाफ वेव कहेंगे हम उसे, और एक क्रस्ट और एक ट्रफ आ जाएगा तो 1 वेव। तो यहाँ पर जैसे हम इसे ब्रेक डाउन कर रहे हैं ना, तो इससे क्या हो रहा है कि क्रस्ट को आप हाफ में कट डाउन कर रहे हो, तो यानी क्वार्टर वेव की बात हो रही है। तो सिंपल आप इस तरह से देख सकते हो, पहले क्वार्टर वेव थी, फिर आपके पास 3 क्वार्टर वेव्स हो गई, और फिर 5 क्वार्टर वेव्स हो गई। तो इसलिए आपको नंबरिंग करना भी इजी हो जाएगी। ठीक है। ये और इसी की तरह अगर आप इसमें चेंजिंग फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट से देखते हो इसे, और अगर लेंथ वाइज इनकी मार्किंग की जाए, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही थी चेंजिंग लेंथ की। तो फॉर एग्जांपल पहले वाले की लेंथ थी 10 सेंटीमीटर। ठीक है। तो दूसरे वाले की आपके पास ये जो वैल्यू बनेगी, क्योंकि यहाँ पर 3 क्वार्टर वेव्स आ रही है ना, एक क्वार्टर वेव बनी है 10 सेंटीमीटर में, तो 3 क्वार्टर वेव्स बनेगी 30 में, और 5 क्वार्टर वेव्स को 50 चाहिए होगी लेंथ। इसके बाद आ जाएगा चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। सर, ये एक तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला तो मुझे ये नहीं समझ आया कि आपने ये निकाला कैसे कि ये क्वार्टर इधर वेव्स का। आखिरी वाली लाइन, या कि ये 5 क्वार्टर वेव्स बन रही हैं, ये मुझे समझ नहीं आया। अच्छा इस एंड सेकंड, हम्म, ये इसका 50 सेंटीमीटर कैसे बन रहा है, ये भी नहीं आया मुझे समझ। अच्छा, आप इस वेव को अगर आप सिंपल बनाओ ना ट्रांसफर्स, फिर इजी हो जाएगा अभी, क्योंकि वो थोड़ा वर्टिकल में बनी हुई है तो इस वजह से भी कंफ्यूजन होती है। आप अगर इसे ट्रांसफर्स बनाओ जी। इस तरह से, ये आ गई आपके पास 2 वेव्स। ठीक है, 2 वेव्स कंप्लीट हो रही हैं। अच्छा, 2 वेव्स कंप्लीट होने के बाद आपको पता है कि 1 वेव कंप्लीट होगी यहाँ पर, और 2 वेव्स कंप्लीट होगी यहाँ पर। सही है। यस। ये 2 वेव्स कंप्लीट हो रही हैं। अब 2 वेव्स कंप्लीट होने के बाद अगर आप इसकी रिफ्लेक्शन बनाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि अब स्टेशनरी की बात हो रही है। ठीक है। और जैसे हमने जी। इसे कट डाउन किया बीच में से, यहाँ से, अब इसमें यस। आप पार्ट्स को शेड करना शुरू कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट हमने शेड किया। ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट को आप डिफरेंशिएट कर दो, ये। फिर उसके बाद आप जो ट्रफ है उसे भी कट डाउन कर दो। हम रेगुलर लाइन को फोकस कर रहे हैं, आप रेगुलर लाइन या डॉटेड किसी एक को एक टाइम पे फोकस कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है इसमें रिफ्लेक्शन होकर आती है। फिर जी। हमने इस पार्ट को फोकस किया, और फिर लास्ट में ये पार्ट आ गया। तो इन शॉर्ट यहाँ पर ये पता चला कि एक वेव कंप्लीट करने में आप 4 आइडेंटिकल पीसेस यूज कर सकते हो। मतलब अगर ये इस वेव को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये हो सकती है। सही है। जी। अब इसका हर एक पार्ट आपको ये बता रहा है कि वो 1/4 पार्ट है। ठीक है, मतलब इस वेव के टोटल आपने 4 पीसेस कर दिए इक्वली। ठीक है। जी। तो हर एक पीस आपको λ/4 की वैल्यू देगा। λ/4, 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 और λ/4। ठीक है। तो इससे आपको ये पता चला कि इसमें एक वेव में आपके पास 4 λ/4 मौजूद है। मतलब 4 क्वार्टर्स को मिलाओगे आप तो वो 1 हो जाएगा। 0.25, फिर 0.5, फिर जी पॉइंट सर। सेवन फाइव फिर 1। अच्छा, यही सीक्वेंस यहाँ फॉलो किया है। अच्छा, इसको इजी करने के लिए वैल्यूज लिखी थी, जैसे आपने फर्स्ट वाले में आइडेंटिफाई किया कि ये आधा क्रस्ट बन रहा है या आधा ट्रफ बन रहा है, कोई एक। सही है। जी। अब जी उसी सर। सीक्वेंस को अगर हम बाकी में फॉलो करना चाहते हैं, तो हमने बाकी पार्ट में ये देखा कि जैसे यहाँ पर ये कट डाउन की हाफ में। ठीक है। और ये भी हाफ में कट डाउन की। तो एक पार्ट आप ये काउंट करोगे, फॉर एग्जाम्पल ये λ/4, 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 तो 3 λ/4 आ गए यहाँ पर। सही है। जी सर। सो 3 λ/4।
इसी तरह से जी आप दूसरी वेव को अगर ब्रेक डाउन करते हो, तो यहाँ पर भी आपके पास ब्रेक डाउन कुछ इसी तरह से बनेगा। 1 2 3 4 5। तो 5 λ/4 यानी 5 क्वार्टर वेव्स के पीसेस इसमें हैं इंक्लूड, तो वो मिलकर ये पूरी जो टनल में आपको वेव नजर आ रही है, ये वो बना रहे हैं। सही है। अच्छा, इस जी मार्किंग सर। से आपको एक और आसानी हो जाएगी। वो ऐसे कि आपके पास अगर लेट सपोज वो आपसे कहें कि पहली जो क्वार्टर वेव थी ना, ये 10 सेंटीमीटर्स में बनी थी, अगर वो आपको इन्फॉर्मेशन बताते हैं फॉर एग्जाम्पल या गिवन होती है, तो उससे आप बाकी वैल्यूज को खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे? अब आपने दूसरे में देखा, दूसरी एग्जाम्पल में 3 क्वार्टर वेव्स बन रही थी। 3 क्वार्टर वेव्स का मतलब ये हुआ कि एक क्वार्टर वेव 10 सेंटीमीटर में कंप्लीट हुई, फिर दूसरी क्वार्टर वेव और 10 सेंटीमीटर लेगी, तीसरी क्वार्टर वेव और 10 सेंटीमीटर लेगी, तो 10 + 10 + 10 30 सेंटीमीटर हो गया। सही है। जी और सर। जब आप इसे 5 पर लेकर जाओगे तो वो ×5 हो जाएगा, 50। जी सर। सही है। ओके सर। तो इस तरह जी से सिनेरियो बनाया। अब क्योंकि क्वार्टर वेव का सीक्वेंस था पहले, तो उससे ज्यादा हम इसे ब्रेक डाउन अगर करेंगे तो फिर तो वो उसके लिए आपको ग्राफिकल वैल्यूज पता होनी चाहिए या इस रूलर से मेजरमेंट होनी चाहिए। तो सबसे छोटा पीस हम क्वार्टर ही कंसिडर करते हैं। ठीक है। जी सर। तो इस वजह से उस पैटर्न में लाने के लिए सबको एक जैसा लिखा है, ताकि आपके पास ये लेंथ रिलेट करना आसान हो जाए। ठीक है। जी सर। उसके बाद सेकंड पार्ट पे आते हैं, मतलब सेकंड चेंज की पे आते हैं, यानी चेंजिंग फ्रीक्वेंसी पे। अच्छा, चेंजिंग फ्रीक्वेंसी में क्या होगा कि आपके पास फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे इस बार, लेकिन लेंथ फिक्स कर देंगे। जैसे 50 है तो सबके लिए 50। सही है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम 3 दोबारा से टनल्स कंसिडर करेंगे जैसे पहले किए थे। फॉर एग्जांपल एक यहाँ गया, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है। अब ये तीनों टनल्स की लेंथ एक जैसी है, 50 सेंटीमीटर। लेट सपोज फुल लेंथ हम लेते हैं 50 सेंटीमीटर। इस अब जो फर्स्ट टनल है, लेट सपोज आपके पास यहाँ पर, तो इसमें हमने फ्रीक्वेंसी स्टार्ट से वही क्वार्टर से स्टार्ट करते हैं पहले। तो लेट सपोज ये नॉड है, ये यहाँ पर आ गई और ये यहाँ पर आ गई। एक नॉड, एक एंटी नॉड। ठीक है। फिर इसके बाद इसे इंक्रीज करते हैं, जैसे यहाँ बनाई थी वैसे ही यहाँ पर बना रहे हैं, लेकिन लेंथ वही रख रहे हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पर दो बनाएंगे, एक नॉड ये आएगा और लेट सपोज एक नॉड यहाँ पर मार्क करेंगे। तो ये आ गया आपके पास एंटी नोड, एंटी नोड, नोड, नोड। फिर आप इसी लेंथ में 3 में स्प्लिट करते हो उसे, इस फॉर्म में। ये कुछ इस तरह से ट्रैवल करेगा। नॉट, नॉट, नॉट। सही है। अच्छा, अब ये आपके पास सेटअप होने के बाद आप ये कहोगे कि सबसे पहले जो डायग्राम हमने ड्रॉ की है, ये है फॉर फर्स्ट हार्मोनिक, क्योंकि ये बेसिक है। फर्स्ट हार्मोनिक अगर नहीं भी लिख रहे तो फंडामेंटल भी कह सकते हो आप, क्योंकि बेसिक है बिल्कुल। मतलब आप इसे फर्दर ब्रेक डाउन नहीं करोगे, इसकी जैसी और बना सकते हो। फिर आएगा सेकंड हार्मोनिक।
फिर आएगा थर्ड हार्मोनिक। ठीक है। और यहाँ पर भी वैल्यूज उसी तरह से होंगी जैसे हमने पहले कंसिडर की थी। जैसे फर्स्ट होगा λ/4, दूसरे में 3 λ/4, 5 λ/4। लेकिन इस बार जो लेंथ थी वो फिक्स थी, तो सब में वेवलेंथ थोड़ी सी डिफरेंट आएगी। ठीक है, तो वेवलेंथ को कंपेयर करके देखते हैं। तो जैसे फर्स्ट वाले में हमने ये कंसिडर किया कि λ/4 इस फुल लेंथ में आ रही थी, यानी 50 में। तो एल की जगह पर 50 है, 4 उधर मल्टीप्लाई होगा। आंसर कितना हो जाएगा? 200। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके हिसाब से एक वेवलेंथ 200 सेंटीमीटर में बनेगी अगर यही सेटअप रहा तो। ठीक है। लेकिन सेकंड वाले में कंडीशन हो गई चेंज, उसमें वेव्स थोड़ा श्रिंक होना शुरू हो गई। तो अब यहाँ पर 3 λ/4 इक्वल्स टू 50 आएगा। तो 50 से 4 मल्टीप्लाई होगा वही 200, लेकिन 3 से फिर डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? 66.7। जी सर। क्योंकि नंबर ऑफ वेव्स बढ़ रही हैं और वेवलेंथ जो है वो श्रिंक होती जा रही है। थर्ड वाले में भी यही सिनेरियो देखेंगे। तो ये और शॉर्ट होकर 40 सेंटीमीटर वैल्यू देगा। तो लेट्स सपोज ये आपके पास जो फर्स्ट हार्मोनिक आपने कैलकुलेट किया है ये है हमारा बेसिक, जैसे ग्राउंड वैल्यू होती है λ0। और इसके पास जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी बेसिक होगी, f0। ठीक है। अब हम बाकी को इसके कंपेयर कर सकते जी। हैं। अब जैसे ये जो नेक्स्ट वाली आई है आपके पास, ठीक है, ये वेवलेंथ पहले वाले के कंपैरिजन में अगर आप चेक करो तो ये 3 टाइम्स लेस हो गई है। मतलब 200 को आप डिवाइड करके देखो अगर, तो क्या आंसर आएगा? राउंड टू फिगर हंड्रेड को 3 टाइम्स, मतलब 200 हमारे पास मेन वैल्यू थी वेवलेंथ की। जी। और 66.7 जो है ये सेकंड हार्मोनिक की वेवलेंथ है। तो अगर फर्स्ट वाले जी। के कंपैरिजन में देखें तो ये ऑलमोस्ट जो है वो 3 टाइम्स कम हो गई पहले से। ऐसे ही है। जी सर। जी तो सर। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड हार्मोनिक में ये लास्ट टाइम भी जैसे वैल्यूज लिखी थी ये वही उसी तरह की रिप्रेजेंटेशन है। तो जो आपके पास रेफरेंस वेवलेंथ थी जो बेसिक थी उससे 3 टाइम्स कम हो गई, और फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। फिर इसी तरह से जब आप थर्ड हार्मोनिक पे गए, थर्ड हार्मोनिक में आप ये कहोगे, तो 5 टाइम्स छोटी हो गई। सही है। तो ये आपके पास इस जी तरह से सर। चेंज आता जाएगा। जी सर। और आप एक चीज देख रहे होगे कि यहाँ पर ऑड नंबर में चेंज आ रहा है। सही है। जी। तो यहाँ पर ऑड नंबर में चेंज आ रहा है और प्रीवियस वाले में 1 2 3 4 ऐसे चेंज आ रहा था। ठीक है। तो ये आपके पास सिनेरियो हो गया क्लोज्ड केस के लिए कि जब आपके पास एक एंड ओपन हो और एक एंड क्लोज हो बिल्कुल। सही है। अच्छा, उसके अलावा अगर बात की जाए स्पीड की, ठीक है, मतलब बाकी सब तो हमने डिस्कस कर लिया। अब आप अगर इसकी स्पीड कैलकुलेट करना चाहते हो तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आप जैसे कोई भी स्पेसिफिक वैल्यूज में से सेलेक्ट कर लो कि आप जैसे सेकंड हार्मोनिक पे कैलकुलेट करना चाह रहे हो, तो उसमें आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पता है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। आपके पास थर्ड हार्मोनिक है, आपको उनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ पता है, आप v इज इक्वल टू एफ लेमडा से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। जी। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग दोनों एंड से फिक्स है। अच्छा, अब यहाँ पर आप अगर स्ट्रिंग की एग्जांपल लेते हो, अच्छा इसका एक्सपेरिमेंट भी इसी तरह से होता है। तो विब्रोग्राफ करके पूरा सेटअप होता है। तो अगर आप वीडियो सर्च करोगे नॉर्मल विब्रोग्राफ की,
तो पूरा लैब का एक्सपेरिमेंट आ जाएगा। उसमें क्या होता है कि एक साइड पर जो है ना स्ट्रिंग को फिक्स करते हैं। अच्छा, एक साइड पे स्ट्रिंग को फिक्स करने के बाद ना दूसरी तरफ उसके साथ एक छोटा सा जैसे पैन होता है जिसमें मास ऐड करते हैं, वो हैंग कर देते हैं थ्रेड के थ्रू पुली पे पास होता हुआ। वो टेबल से नीचे हैंग कर रहा होता है। वो इसलिए कि जैसे जैसे उसमें आप लोड बढ़ाओगे ना, तो उसमें नंबर ऑफ जी लूप्स कम ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। जी जी तो उस स्ट्रिंग में जो स्पीड कैलकुलेट की जाती है ना, यूज की जाती है, क्योंकि उसमें तो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस की जाती है फाइंड आउट करने के लिए। जी। तो आप यहाँ पर उसे यूज करोगे। वेव स्पीड ऑन स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमने सारी चीजें तो डिस्कस कर ली ऑलरेडी, ठीक है, डिटेल में। और इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आप ये यूज करोगे, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट टी डिवाइडेड बाय म्यू सिंबल। ठीक है। और क्योंकि इसमें थ्रेड का जो मास होता है उसे भी इंक्लूड किया जाता है, और फिर जो पेन आपने हैंग किया है उसका मास, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड की जाती है। टी जो है वो इसमें टेंशन को रिप्रेजेंट करेगा, कि थ्रेड आपने कितना स्ट्रेच किया है, क्योंकि अगर आप मास ऐड करते जा रहे हो तो स्ट्रेच होता जाएगा थ्रेड, टेंशन बढ़ेगी, न्यूटन्स। और ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करेगा मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पर आप लिखोगे केजी पर मीटर। सही है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप वो सिनेरियोस को ऐड करो जो हमने ऊपर डिस्कस किए थे। कि अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट होती है। ठीक है। और लेट सपोज अगर उस वक्त लेंथ कैपिटल एल थी, तो आपको याद होगा जब हमने यहाँ पर बात की थी फर्स्ट हार्मोनिक में, तो फर्स्ट हार्मोनिक के अकॉर्डिंगली आपके पास ये रहा। ठीक है। यहाँ पर क्या आया था कि लेंथ में आपको हाफ वेवलेंथ मिल रही थी। फुल वेवलेंथ के लिए इसे डबल करना पड़ेगा लेंथ को। तो डबल लेंथ करेंगे तो एक वेवलेंथ आपको कंप्लीट मिलेगी। राइट। यस सर। तो इस बेसिक के अकॉर्डिंगली आपने ये डिस्कस किया था कि वेवलेंथ ट्वाइस ऑफ द लेंथ में कंप्लीट होगा। और इक्वेशन जो होती है v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। अब लैम्डा की जगह पर 2l आ जाएगा। और इसे आप कंबाइन करो, जैसे v इज इक्वल्स टू अंडर रूट टी ओवर ये आया था वैल्यू, तो इसमें v की जगह पर आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, f इंटू 2l। तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो आपके पास थोड़ा मॉडिफाई होकर ये बन जाएगा 2l f इंटू 2l इज इक्वल्स टू टी ओवर म्यू। सही है। और फिर जी आप सर। इसमें से फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो, क्योंकि 2l तो कांस्टेंट हो जाएगा। जी सर। तो ये इस फॉर्मूला की डेरिवेशन हो जाएगी। जी सर। तो ये आपके पास इसका सिनेरियो होता है स्पीड का, कि जो आप स्ट्रिंग के लिए यूज करते हो फाइंड आउट करने के लिए उसकी स्पीड। ठीक है। अच्छा, फर्दर इसके अलावा
ये तो स्टैंडिंग वेव्स का सिनेरियो हो गया कंप्लीट। अच्छा, स्टैंडिंग वेव्स के अलावा अगर आप इसमें देखो तो एक आइडिया होता है इंटेंसिटी का, कि जो वेव्स में इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट है उसको कैसे डिफाइन करते हैं। मतलब आपने बाकी सारे फैक्टर्स तो पढ़े हैं, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता है, लेकिन इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं वेव्स की, वो आप कैसे बताओगे? ये हमने देखना है। ठीक है, तो इंटेंसिटी के लिए बेसिकली आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, क्योंकि जब हम पोलराइजेशन करेंगे ना तो वहां पर ये इंटेंसिटी आपको हेल्प करेगी। तो इंटेंसिटी को डिस्कस करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ अ वेव आई। अच्छा, इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि नॉर्मली हम इंटेंसिटी वर्ड यूज करते हैं, जैसे लाइट है अगर उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है तो हम कहते हैं कि वो ब्राइट होगी। इसी तरह से वेव्स में भी इंटेंसिटी का कुछ इसी तरह का सिनेरियो होगा, कि एनर्जी ज्यादा होगी आपके पास, हाई होगी वहां पर। ठीक है, तो इंटेंसिटी को आप इस तरह से डिफाइन करते हो, एनर्जी डिलीवर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अच्छा, अब आपने देखा होगा जैसे हेडलाइट्स होती है कार की, तो सब हेडलाइट्स का एक स्पेसिफिक टाइप का एरिया होता है। ठीक है, किसी की आई शेप होती है, कोई राउंड होती है, ठीक है, कोई थोड़ी सी रेक्टेंगुलर टाइप होती है, कोई ट्रेपीजियम टाइप होती है। सही है, तो वो हो गया कि स्पेसिफिक एरिया। तो उस स्पेसिफिक एरिया से जितनी भी एनर्जी, यानी लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो जितनी एनर्जी वहां से पास होगी एक स्पेसिफिक टाइम में, जैसे आपने उस लाइट को 1 मिनट के लिए ऑन किया, अब आपने नोट किया कि इस स्पेसिफिक हेडलाइट के एरिया से कितनी एनर्जी डिलीवर हुई। ठीक है, तो बेसिकली हम उसकी इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। सही है, और आपको ये पता चल जाएगा कि इस स्पेसिफिक रीजन से हेडलाइट की कितनी इंटेंसिटी लाइट की जनरेट हो रही है। ठीक है, और अगर आप उसे 4 घंटे तक चलाओगे तो कितनी आप इंटेंसिटी जनरेट कर चुके होगे वहां तक। सही है, जी और उसके बाद दूसरे वर्ड्स में आप इसे और भी सिंपल कर सकते हो, पावर पर यूनिट एरिया। पावर पर यूनिट एरिया, क्योंकि एनर्जी ओवर टाइम इक्वल होती है पावर के। तो बजाय इसके हम एनर्जी ओवर टाइम अगर लिख रहे हैं तो हम सिंपल ये भी लिख सकते हैं कि जितनी पावर आपने पर यूनिट एरिया जनरेट की वो इंटेंसिटी है। सही है, तो फॉर्मूला जैसे आप बेसिक लिखोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। एनर्जी डिलीवर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब इसमें एनर्जी और टाइम को अगर आप कंबाइन करो तो वो पावर का फॉर्मूला बनता है। तो ये फॉर्मूला आई इज इक्वल्स टू पी ओवर ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जी सर। ये इंटेंसिटी हो जाएगी। सही है। अच्छा, इसके अलावा इसके फैक्टर्स होते हैं, मतलब किन किन फैक्टर्स से इंटेंसिटी आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। तो सबसे पहला फैक्टर आता है फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, और बेसिकली फ्रीक्वेंसी अभी फिलहाल हमारे पास इतनी यूज नहीं होगी, लेकिन जब हम बात करेंगे उसकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, और वहां पे जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे ना तो वहां पर हेल्प करेगी इंटेंसिटी का ये वाला फैक्टर। ठीक है, तो एक फैक्टर आएगा इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी। और ये स्पेशली हम तब डिस्कस करेंगे जब हम बात कर रहे होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की।
तो जब फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इन सब की बात हो रही होगी वहां पर, एनर्जी लेवल्स की, तो वहां पर ये हमें हेल्प आउट करेगी। नंबर टू, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के। तो एम्पलीट्यूड का जितना भी आप स्क्वायर है उसमें जितना फिर चेंज आएगा, इंटेंसिटी स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। जैसे एम्पलीट्यूड को आपने डबल किया तो टू टू जार फोर हो जाएगा, तो इंटेंसिटी फोर टाइम्स बढ़ेगी। ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल जैसे इनिशियली कुछ और एम्पलीट्यूड था, फाइनल आपके पास एम्पलीट्यूड आपने चेंज किया, तो उसको रिलेट भी आप कर सकते हो। जैसे वो फॉर्मूला होता है ना, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, तो ये इक्वेशन भी उसी फॉर्म में ड्राइव हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक इनिशियल और एक फाइनल स्टेट ली, आई डिवाइडेड बाय, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाया, उसकी जगह कांस्टेंट आ गया। ठीक है। तो इसी कंपैरिजन को I1 A1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू I2 A2 स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से कंपैरिजन में ये आपको हेल्प करेगा। सही है। जी सर। अच्छा, एक और फैक्टर आएगा इसमें, वो है डिस्टेंस का। तो इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस जितना बढ़ता है, जैसे अगर आप कार की हेडलाइट्स की अगेन एग्जांपल लो, आप एक वॉल के बहुत करीब थे, तो उस वॉल पे ब्राइटनेस आपको बहुत ज़्यादा नजर आएगी। आप जितना उससे दूर जाते रहोगे, लाइट स्प्रेड आउट होगी, उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी क्योंकि एरिया बढ़ रहा है। ठीक है। तो अगर आप कार का डिस्टेंस बढ़ा रहे हो वॉल से, तो उसकी वजह से वॉल पर आप ऑब्जर्व करोगे कि इंटेंसिटी कम होती जा रही है। ठीक है। और अगर आप उसके क्लोज आओगे तो इंटेंसिटी ऑटोमेटिक बढ़ती रहेगी। ठीक है। और क्योंकि इसमें जी एरिया का सर। रेफरेंस था, तो एरिया में आपको पता है मीटर स्क्वायर का रूल यूज करते हैं हम, जैसे ट्वाइस लेंथ यूज करते हैं, तो इस वजह से स्क्वायर टाइम्स भी चेंज आ रहा है इसमें। तो इंटेंसिटी और आप इसे एक एंड पर ले आओ, कांस्टेंट I2 D2 स्क्वायर। सही है। जी। तो ये इक्वेशन भी आप यूज कर सकते हो। अच्छा, अब एम्पलीट्यूड और डिस्टेंस को, इन दोनों को भी हम रिलेट कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों में इंटेंसिटी आ रही है। तो अगर कहीं पर ऐसा हो कि आपने डिस्टेंस और एम्पलीट्यूड को रिलेट करना हो, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, वो बहुत सिंपल सा इसका सिनेरियो है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने लिखा कि एम्पलीट्यूड इन्वर्सली है सिंपल डिस्टेंस के। ठीक है। अब यहाँ पर इस रेफरेंस को हम ऐसे लेंगे जैसे हमने पहला फैक्टर डिस्कस किया, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, तो दोनों की लेफ्ट साइड सेम है, दोनों की लेफ्ट साइड पर है इंटेंसिटी। और जब आप इसे कंपेयर करोगे, ये हो जाएगा स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर। स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, स्क्वायर खत्म हो जाएंगे, तो ये लीनियर फॉर्म में आ जाएगा। और डी को आप इसके साथ लिख दो अगर, यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा। और फाइनली आप ये कह सकते हो A1 D1 इज इक्वल्स टू
A to D2। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का रेफरेंस हो जाएगा। सही है। जी सर। ये सिनेरियो हो गया आपके पास इंटेंसिटी के साथ।